हाँ भाई लाडले, क्या हालचाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा, आपका अपना एसएसटी मेंटर 5 डे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज के डे नंबर 2 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेडरेशन। इस लेक्चर में ना केवल हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड 2026 में आ सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन समझते हैं कि फेडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन उस देश को कहा जाता है जहां पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर बटी होती है। सर नहीं समझ में आया, आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो फैमिली है। फैमिली नंबर 1 में सारी की सारी पावर्स पापा के पास है, कोई पावर्स उनने मम्मी को नहीं दिए। अब घर के सारे डिसीजन, टीवी पे क्या चलेगा, वेकेशन पे कहां जाएंगे, घर में कौन सी गड्डी आएगी, कब पेंट होगा, कहां से किराना आएगा, सब पापा लेते हैं डिसीजन। तो क्योंकि यहां पे सारी पावर्स पापा के पास है, तो ये जो देश है ये कोई भी फेडरेशन तरीके का नहीं है। लेकिन जो दूसरी जो फैमिली है उसमें पावर्स जो है वो बटी हुई है। थोड़ी पावर्स हाँ माना पापा के पास है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी पावर्स, जैसे कि छोटी मोटी पावर्स ही मान लेते हैं कि भाई घर का किराना कहां से आएगा, कितना आएगा, कब आएगा। अगर थोड़ी सी पावर भी पापा अपनी मम्मी को दे देते हैं, तो क्योंकि यहां पे पावर्स दो लेवल में बढ़ गई, तो ये फेडरेशन फैमिली कहलाएगी। उसी तरीके से अगर कंट्री की बात करें, तो जब पावर कम से कम दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटी होती है तो उसको, उस देश को फेडरेशन कहा जाता है। भारत एक स्पेशल केस है, क्योंकि भारत एक लेवल और ऊपर गया है। हमारे वहां पावर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में नहीं, हमारे वहां पावर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटी हुई है। इसीलिए हमारे देश में 3 टियर सिस्टम चलता है दोस्तों। तो हम तो बिल्कुल एक फेडरेशन है। अब आपकी एग्जाम में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछता है कि व्हाट आर द की फीचर ऑफ फेडरेशन। फेडरलिज्म की बात करें तो क्या उसके की फीचर है। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके आपको 5 पॉइंट लिख के आने। तो पहला पॉइंट तो आपको यही लिख के आना है कि फेडरेशन में एटलीस्ट कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर किसी भी देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वो फेडरल कंट्री कहलाएगी। 2 से ज्यादा है तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री में आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश की एक सरकार है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। तो क्योंकि यूएसए में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए यूएसए एक फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री में आता है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक और एग्जांपल दे देता हूं ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश की एक सरकार है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के टोटल 6 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री है। भारत तो एक लेवल ऊपर है, हमारे वहां तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यहां पे तो 2-2 लेवल ही है दोस्तों। दूसरा की फीचर है फेडरलिज्म का कि सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। सर ये जुरिस्डिक्शन का मतलब नहीं समझे, आइए मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भारत का एक छोटा सा रफ सा मैप बना रहा हूं दोस्तों। अब अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इस मैप के अंदर अगर कोई टेररिस्ट पकड़ना है तो इंडियन आर्मी के पास ये पावर है कि उस टेररिस्ट को वो पकड़ सकती है, उसको नैप कर सकती है। तो अगर वो टेररिस्ट यहां पर मौजूद हो, यहां मौजूद हो, यहां मौजूद हो, यहां मौजूद हो, इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी मौजूद हो, इंडियन आर्मी के पास वो टेरिटरी उनकी है, वो वहां से उस टेररिस्ट को नैप कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप इंडिया के वाटर्स में 200 नॉटिकल माइल आगे तक चले जाते हैं, 200 नॉटिकल माइल आगे तक यानी कि 370 किलोमीटर तक आगे चले जाते हैं, तो अगर टेररिस्ट यहां भी आ गया अरेबियन सी में, या यहां भी आ गया बे ऑफ बंगाल में, या यहां भी आ गया इंडियन ओशन में, तो इंडियन आर्मी उसको वहां से भी नैप करके ला सकती है, क्योंकि ये भी अभी उनकी टेरिटरी है। तो वो इलाका जहां पे आपकी अथॉरिटी, जहां पे आपकी पावर चलती है, वो आपका जुरिस्डिक्शन होता है। वो इलाका जहां पे आपकी अथॉरिटी, जहां पे आपकी पावर चलती है, वो आपका जुरिस्डिक्शन होता है। अब अगर टेररिस्ट इंडिया में बम फटाका फोड़ के पाकिस्तान चला गया, तो वैसे तो इंडियन आर्मी पूरी तरीके से केपेबल है कि वो पाकिस्तान में घुस के उसको मार के या वापस आ जाए, लेकिन अगेन वो उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है।
क्लियर हो गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है वो टेरिटरी जहां पे आपकी पावर, जहां पे आपकी अथॉरिटी चल सकती है। अब मैंने आपको बताया, फेडरेशन एक उस देश को कहा जाता है जहां पे कम से कम एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपना एग्जांपल लूं दोस्तों, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं इस समय इंडिया में रहता हूं, मैं एक इंडियन हूं। क्योंकि अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, आपकी शक्ल देख के अफ्रीकन लगते हो, फिर तुम पर्सनल हुए। तो एक तो मैं इंडिया में रहता हूं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। पूरा इंडिया उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है सर। दूसरा, मैं इंडिया के स्टेट इस समय उत्तर प्रदेश में रहता हूं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब मैं उनके जुरिस्डिक्शन में भी आता हूं क्योंकि मैं उनके स्टेट में रहता हूं। अब हुआ क्या कि मेरे प्राइम मिनिस्टर और मेरे चीफ मिनिस्टर, ये दोनों मेरे लिए काम करना चाहते हैं और ये दोनों आपस में लड़ लिए कि सिद्धार्थ सर के लिए तो हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। सर आप अपने आप को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो आजकल। अरे यार ठीक है, ख्याली पुलाव तो बना ही सकता हूं ना। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दोनों मेरे लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि मेरे देश के अंदर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, कम 3 है वैसे तो, लेकिन इस समय मैं आपको 2 बता रहा हूं। तो कैसे होगा, कैसे डिसाइड होगा कि प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए क्या करने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर मेरे लिए क्या करने वाले हैं? ऐसे में इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस डिस्प्यूट को हटाते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिख देते हैं कि किसका क्या जुरिस्डिक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या काम है, लोकल गवर्नमेंट के क्या काम है, वो सब कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन में वेल क्लियरली लिख देते हैं। तो ये दूसरा फीचर होता है फेडरलिज्म का कि आपका जितनी भी लेवल्स हैं उन सबका जुरिस्डिक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। उनके क्या काम है, उनके पास क्या पावर्स हैं, दे शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डॉक्यूमेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरे फीचर पे आ जाते हैं तो वो आ जाता है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। सर इसका क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल देता हूं और ये एग्जांपल पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल है, लेकिन इससे आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देश में एक इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश की, और हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है साहब। तो हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है। मान लेते हैं कि किसी स्टेट, इंडिया में अभी इस समय अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। और मान लेते हैं किसी एक स्टेट ऐसा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मान लेते हैं वहां पे कोई नॉन बीजेपी सरकार है, कोई भी स्टेट उठा लीजिए जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब ये जो स्टेट है, यहां की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है और यहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, समझिएगा आप मेरी बात को। अब ये जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है ये अपने स्टेट के लोगों के लिए काम करना चाहती है। इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपने स्टेट में मेट्रो बनवाएंगे, लोग पागल हो गए, ये मेट्रो, ये मेट्रो। अब लेकिन मेट्रो के लिए पैसे चाहिए, ये चले गए इंडियन गवर्नमेंट के पास, पैसे दीजिए हमें हमारे स्टेट में मेट्रो बनवानी है। अब जरा समझिएगा, अगर गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज कर दिए तो ये लोग मेट्रो बना देंगे, ये लोग मेट्रो बना देंगे तो ये जो स्टेट की पब्लिक है इनसे खुश हो जाएगी, और अगर पब्लिक खुश हो जाएगी तो आगामी चुनाव में, नेक्स्ट इलेक्शन में वापस से इनको वोट देके पावर में लाएगी। तो यानी कि वहां अगले इलेक्शन में भी नॉन बीजेपी की सरकार बनेगी। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? लेकिन किंतु परंतु अगर इंडियन गवर्नमेंट यानी जो बीजेपी की जो सरकार है वो इस टाइम पे पैसा ना दे, नहीं दे रहे पैसे, है ही नहीं, वो है ना इस बार थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हो गया था, है ही नहीं पैसे, तो क्या होगा कि ये वाले लोग मेट्रो बनवा ही नहीं पाएंगे, पब्लिक इनसे खुश नहीं होगी तो अगले इलेक्शन में इनको वोट ही नहीं देगी और अगले इलेक्शन में उनको वोट दे देगी। तो अगर मान लीजिए अगले इलेक्शन में बीजेपी की सरकार आ जाती है, अब स्टेट में भी बीजेपी की सरकार, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार, और फिर बीजेपी की सरकार पैसा रिलीज कर दे और फिर मेट्रो बनवा दे, तो फिर क्या होगा? लोग खुश हो जाएंगे और आने वाले इलेक्शन में वापस से इन्हीं को वोट देंगे। तो सर ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे तो फिर ये तो गलत ही हो जाएगा, ये तो नहीं चल पाएगा सर, ये तो फेवर करेंगे अपनी पार्टी वालों को। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या कर रखा है, देश में अगर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई है तो उन दोनों का सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम रखा है हमने, ताकि इस तरीके का कभी भी फायदा ना उठाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से आएगा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को अगर खर्चा करना है, डेवलपमेंट करना है, प्रोजेक्ट्स लाने हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे दोस्तों। तो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ फेडरलिज्म
कि सोर्सेज ऑफ इनकम भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने चाहिए, ताकि जो नीचे की गवर्नमेंट है वो ऊपर की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो पैसों के लिए, हर चीज के लिए। चौथा फीचर आ जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो। सर इसका क्या मतलब? मान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी तरीके का बायसनेस कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि ना हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ बायसनेस करेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? क्योंकि मैं तो बिजी रहता हूं, मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। तो हमारे देश के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, हमारे देश के अंदर कोर्ट सिस्टम होता है। और कोर्ट में भी अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है। तो अगर इस तरीके का कोई बायसनेस हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और अपना केस दायर कर सकती है अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हां यार बात तो तू सही कह रहा है, यहां पे तो तेरी पावर को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को भी फटकार लगा सकती है, उनको भी डांट सकती है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये जुडिशरी जो हो ये इंडिपेंडेंट हो, ना ये इनके कंट्रोल में हो ना ये इनके कंट्रोल में हो। क्योंकि अगर इन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट वाले अपॉइंट करते तो आप खुद बताइए कि क्या कभी अपने अगर इन्होंने अपॉइंट किया होता तो इनके अगेंस्ट बोलते? इनको हमेशा डर रहता कि कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दे, हमारी सैलरी ना कम कर दें। तो ऐसे में इस जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कभी लड़ाई हो जाए तो ये लड़ाई को सुलटाने के लिए एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए। और पांचवा फीचर जो होता है फेडरलिज्म का वो होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती है, यूनिलैटरली कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज कर सकती है। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं और डिटेल में आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों। आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाते हैं तो वेस्ट बंगाल की पुलिस की यूनिफॉर्म अलग है, अगर आप मध्य प्रदेश आ जाते हैं तो वहां की पुलिस की यूनिफॉर्म अलग है, अगर आप कर्नाटक चले जाते हैं तो वहां की पुलिस की यूनिफॉर्म अलग है। तो जो पुलिस होती है दोस्तों वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब एक दिन मोदी जी का फोन आया, बोले मैं चाहता हूं कि पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। मैंने कहा मोदी जी ये आप अकेले नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी। तो मोदी जी मुझसे बोले मित्रों इसलिए तो तुमको फोन लगाया है, चलाइए अपना जादू। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले अगर मुझे ये चीज मनवानी है तो सबसे पहले मैं इसको लोकसभा के मेंबर्स के पास लेकर जाऊंगा, और इस समय लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, और मैं वहां जाके बोलूंगा कि मैं चाहता हूं कि पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। अगर लोकसभा के टोटल जितने भी लोग हैं अगर उसमें से 2/3 लोगों ने कहा कि हां हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, तो उसके बाद मैं जाऊंगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में इस समय 245 लोग हैं। मैं वहां जाके सारी बातें बोलूंगा, और अगर राज्यसभा में जाके मैंने बोला कि पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, और वहां पे भी मान लेते हैं कि 2/3 लोगों ने कहा कि हां 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 हम आपकी बात से समर्थन करते हैं, उसके बाद हमारे देश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। हर स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विधानसभा। विधानसभा हर स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इस समय देश में कितने स्टेट है? 28। तो कायदे से कितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए? 28। तो मुझे लोकसभा में 2/3 पास कराने के बाद, राज्यसभा के 2/3 मेंबर से पास कराने के बाद, देश की जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें से कम हाफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 28 का आधा कर लो, कम से कम 14 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ये पास कराना पड़ेगा। और जब मैं ये तीनों चीजें कर लूंगा तब जाके पुलिस स्टेट गवर्नमेंट से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी।
और यही बात यहां बताई गई है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसे यूनिलैटरली यानी खुद से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया व्हाट इज फेडरेशन एंड व्हाट आर द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया कि अगर किसी भी देश में कम से कम 2 लेवल ऑफ सरकार होती है तो वो जो देश होता है वो फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री होता है। और मैंने आपको जो 5 फीचर बताए उसमें पहला ये बताया कि डेफिनेशन के अनुसार कम से कम 2 लेवल होनी चाहिए। दूसरा, दोनों के अपने अपने जुरिस्डिक्शन होने चाहिए ताकि उनके बीच में लड़ाई ना हो कि किसके लिए कौन काम करेगा। तीसरा, कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग अलग होने चाहिए ताकि नीचे वाली जो गवर्नमेंट है वो ऊपर वाली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो अपने पैसे के लिए। चौथा, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए कि अगर ऊपर वाली गवर्नमेंट नीचे वाली गवर्नमेंट के साथ बायसनेस कर रही है, भेदभाव कर रही है, तो ऊपर वाली नीचे वाली जो गवर्नमेंट जिनके साथ भेदभाव हो रहा है वो जुडिशरी के पास जाए और उनके खिलाफ कंप्लेन करे। और ये जो जुडिशरी इसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है क्योंकि अगर ये जुडिशरी के लोगों को ये लोग हायर कर रहे हैं तो ये इनसे हमेशा डर के रहेंगे कि हमें नौकरी से ना निकाल दे, हमारी सैलरी ना काट दे, हमारा ट्रांसफर ना कर दे। तो इसीलिए इनका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज लिखी है फेडरलिज्म से रिलेटेड और अगर ऊपर वाली गवर्नमेंट चाहती है कि इसको चेंज करना, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो यूनिलैटरली यानी खुद से ना चेंज कर लें। इसके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में शिफ्ट करना है आपको, तो पहले आपको लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। फिर राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं उनके 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। और देश में जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जितनी भी विधानसभा है, कम से कम आधी विधानसभा से पास कराना पड़ेगा। क्लियर है सर? लेकिन एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आपके घर में सारी पावर आपकी बड़ी बहन के पास थी। फ्रिज में क्या रखा जाएगा, कब खाया जाएगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, सारी पावर आपकी बहन के पास थी। तो ये आपकी बहन ये पावर आपके साथ शेयर करेगी क्यों? उसी तरीके से अगर एक देश में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी तो वो तो सर्वशक्तिमान होंगे, वो अपना अपना चलाएंगे। तो वो पावर क्यों डिवाइड करना चाहेंगे? और यही हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम, क्यों पावर शेयर करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट बताया गया है टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इसके लिए पावर करना शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात, यहां पर है महाराष्ट्र, बीच में पड़ता है गोवा, फिर आता है कर्नाटका, फिर आता है केरला, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है आंध्र प्रदेश। अब गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे, यहां के लोग मराठी बोलते थे, यहां के लोग कन्नड़ा बोलते थे, यहां के लोग मलयालम बोलते थे, यहां के लोग तमिल बोलते थे, यहां के लोग तेलुगु बोलते थे। ठीक है, तो शुरुआत में क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो देश की गवर्नमेंट इस बात के लिए एडमेंट थी, अड़ी हुई थी कि हम लैंग्वेज के नाम पे देश के टुकड़े नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। उनको यह लगता था कि अगर लैंग्वेज के नाम पे देश के टुकड़े कर देंगे तो ये देश की यूनिटी के लिए खतरा हो जाएगा, हमें सबको एक रहना है। और इसीलिए ये लोग स्टेट अलग अलग नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, स्टेट लैंग्वेज के नाम पे जो स्टेट की डिमांड थी वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होती चली गई। और फिर ये बात पाई गई कि अगर इनको अभी पावर नहीं दी गई तो हो सकता है देश से टूटने तक की बात हो जाए, देश के टुकड़े होने तक की बात हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि देश की यूनिटी बनी रहे, हम चाहते हैं हम सब मिलकर साथ रहें, तो हमें भी इनके साथ पावर शेयर करनी होगी। और यही एक रीजन है कि आज भारत जैसे विशाल देश के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और हम यूनाइटेड होकर रह पा रहे हैं। तो देश की यूनिटी के लिए यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली बात आ जाती है दोस्तों ये टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को देखता था बहुत साल पहले, बता रहा हूं, तो वो पहले वो जर्मन था बेसिकली। तो कोविड के टाइम पे वो जर्मनी से निकला और वो जर्मनी से अपनी बाइक से होता हुआ पूरे यूरोपियन देशों से होता हुआ, टर्की होता हुआ, इराक होता हुआ, ईरान होता हुआ, अफगानिस्तान होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा था। सोचिए आप। तो अभी 1-1.5 साल पहले वो इंडिया आया तो उसने ये बात बोली कि इंडिया एक अलग ही देश है। अगर आपने इंडिया घूम लिया, आपने मतलब बहुत सारे देश घूम लिए एक बार में, क्योंकि हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अपना फूड है, इनकी स्किन कलर अलग है। तो स्टेट बदलते ही ये सब चेंज हो जाता है।
और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने पावर्स इस तरीके से डिवाइड करी, और इसीलिए आज हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा रीजनल डाइवर्सिटी मौजूद है दोस्तों। ठीक है सर। अब आपको एग्जाम में अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टाइप के फेडरलिज्म पॉसिबल है। तो दोस्त फेडरलिज्म दो तरीके के पॉसिबल है, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। आओ पहले कमिंग टुगेदर के बारे में पढ़ते हैं। कमिंग टुगेदर, लेकिन कमिंग टुगेदर के बारे में पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको छोटी सी ज्योग्राफी का एक टूर देना चाहता हूं। यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका, और यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया, यहां पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे आता है एंटार्क्टिका। अब क्या बताया गया? अब मेरी जान यह बताया गया है कि यूनाइटेड किंगडम वालों ने, जिस तरीके से यूके वालों ने भारत को अपनी कॉलोनी बना रखा था, जिस तरीके से यूके वालों ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, एक टाइम पे उन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था, जो कि यहां पाया जाता है यूएसए। इनको भी अपनी कॉलोनी बना रखा था। अब जब यूएसए वालों इतना बड़ा देश होके भी कॉलोनी कैसे बन गए? ये इतना बड़ा देश होके भी कॉलोनी इसलिए बन गए क्योंकि इनके बीच में एकता नहीं थी। ये सब अलग अलग ट्राइब्स में, अलग अलग जगहों में टूटे हुए थे। फिर ये डिसाइड किया गया कि यूएसए की इधर की जो 13 कॉलोनीज थी, इधर की जो 13 कॉलोनीज थी ईस्ट साइड की, इन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि नहीं, हम यूके वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम अपने देश को आजादी दिलवाएंगे। और इन लोगों ने यूके वालों को मार के भगा दिया अपने देश से। और इसीलिए अगर आप यूएसए के फ्लैग को ध्यान से देखें तो यूएसए के फ्लैग में यहां पर आपको 13 स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी, यहां पर आपको 13 स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी। हर स्ट्राइप जो है वो एक कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने यूके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आजाद हो गया तो इन लोगों ने आपस में बैठ के बात करी कि तुमको पता है हम लोग क्यों कॉलोनी बन पाए, क्यों हमें यूके ने गुलाम बनाया? क्योंकि सब हम अलग अलग थे। हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा हमारा एक देश है, हम सबको मिलके एक हो जाना चाहिए और हम सबको मिलके एक बड़ा देश बना लेना चाहिए। और उसके बाद यूएसए में 50 स्टेट से इतने इलाके में वो 50 स्टेट्स ने मिलके एक बड़ा देश बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हर वो स्टेट जो यूएसए के अंदर है उनको रिप्रेजेंट करता हुआ यहां पे यूएसए के फ्लैग में एक स्टार होता है। ऐसे यूएसए के फ्लैग में 50 स्टार्स हैं, हर स्टार एक फ्लैग एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब बहुत सारे स्टेट्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और मिलकर एक बड़ा देश बना लेते हैं तो उसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यहां पे आप देख सकते हैं स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, ये तीनों साथ मिलके आ गए। इसके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कमिंग टुगेदर का नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है और होल्डिंग टुगेदर का नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है। तो मैं इसको याद रखने की आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहता हूं, इसको याद रखने की ट्रिक बताना चाहता हूं। वो ट्रिक है यूएसए। अरे सर यूएसए तो एक है जी, नहीं, इसमें यू से आता है यूएसए, एस से आता है स्विट्जरलैंड और ए से आता है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपने यूएसए याद कर लिया तो आप कमिंग टुगेदर फेडरेशन के तीनों एग्जांपल याद कर लेंगे। ठीक है सर। तो जब छोटे छोटे स्टेट्स साथ में मिलकर एक बड़ा देश बना लेते हैं दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बिल्कुल सत्य है। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ा देश अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ देता है। एक बड़ा स्टेट अपने आप को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर देता है। एक लार्ज कंट्री अपनी पावर छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देती है, तो इसे होल्डिंग टुगेदर, यहां पे आप देख सकते हैं इसने सबको होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। इसको याद रखने की भी मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। सर इसकी क्या ट्रिक बनाओगे? एसबीआई। सर ये तो बैंक है, बेटा ये इसकी ट्रिक भी है, जिसमें एस से आता है स्पेन, बी से आता है बेल्जियम और आई से आता है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। तो जब एक बड़ा सा देश अपनी पावर छोटे छोटे स्टेट्स में खुद से डिवाइड कर लेता है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर।
स्पेन, बेल्जियम, इंडिया इसका एग्जाम्पल है। और जब कई बहुत सारे स्टेट साथ में मिलकर आके एक बड़ा देश बना लेते हैं तो उसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है सर। अब आपको एग्जाम में अगला क्वेश्चन ये आता है, या तो आपसे बोल देगा व्हाट आर द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो आपको 5 पॉइंट लिख के आने, और या तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट आर द की फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कैसे तू कह सकता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? 5 पॉइंट, आइए वो समझते हैं। तो पहला, इंडिया जो है, इंडिया के पास 3 टियर गवर्नमेंट है, और डेफिनेशन कहती है कम से कम 2 होनी चाहिए। क्या आपको पता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहता हूं कि आफ्टर 1947 जैसे ही देश आजाद हुआ, हमारे देश के अंदर केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। केवल हमारे देश के अंदर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल और स्टेट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो भी तुम फेडरलिज्म कहलाते हो। भारत तब भी फेडरलिज्म था, लेकिन हमारे गांधी जी का यह सपना था कि देश में कम से कम 3 लेवल ऑफ सरकार होनी चाहिए, एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी का यह सपना आजादी के 40 साल 42 साल बाद तक नहीं पूरा हो पाया, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भारत की ये जो सिस्टम था ये चेंज होकर रख गया, और वो सिस्टम आया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अब ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। पहले अपन ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता क्या है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तो अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड, रिमूव या चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको लेकर आना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA लेकर आना पड़ता है। अब बाबा साहब अंबेडकर और उनकी टीम जो थी वो बना के चले गए कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऐड करना हो, बाद में कुछ रिमूव करना हो, कुछ चेंज करना हो, तो ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से इरेजर लिया और करके मिटा दिया ना। प्रॉपर CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। तो जब पहली बार जो चेंज किया गया होगा उसे कहा गया होगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दूसरी बार जो चेंज किया गया होगा उसको कहा गया होगा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे करके आगे बढ़ते चले गए होंगे। तो हमने 1992 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चेंज लेकर आए, एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हम लोकल गवर्नमेंट में पंचायत को ऐड करके पाए, पंचायत, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के साथ हमने म्यूनिसिपैलिटी को ऐड करा, म्यूनिसिपैलिटी। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले हमारे देश के अंदर केवल 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी नहीं थी, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत आया और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से म्युनिसिपैलिटी आया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आप एक बात बताओ, आप चीख चीख के कह रहे हो कि देश में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। मैंने कहा कैसे? सर सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, एक हो गई, सेकंड नंबर है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी हो गई, और थर्ड नंबर पे सर है पंचायत, और फोर्थ नंबर पे होती म्युनिसिपैलिटी। 4 टियर हो गई, आपको काउंटिंग ही नहीं आती। मैं एक बार ही गलती कर चुका हूं, एग्जाम में लिखकर आ गया 4 टियर। मुझसे पूछा कैसे, मैंने कहा देखो 1 2 3 4, ये बाद में पता चला कि काउंटिंग गलत क्यों है। क्योंकि अगर आप गांव में रहते हो तो आपके वहां पंचायत होगी, और अगर आप शहर में रहते हो तो आपके वहां म्युनिसिपैलिटी होगी। तो ये जो तीसरी टियर है ना, ये जो थर्ड टियर है ना, थर्ड टियर, इसमें तुम्हारे को मिलेगी तो कोई एक ही ना, या तो तुम गांव में रहते होगे तो पंचायत होगी, शहर में रहते होगे तो म्युनिसिपैलिटी होगी। क्लियर हो गया? तो हमारे देश में 3 ही टियर हैं, 1 2 3। तीसरे में ऑप्शन है गांव में होगे तो पंचायत, शहर में रहोगे तो म्युनिसिपैलिटी। तो क्योंकि इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ठीक है सर। अब मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भिड़ू। ज्यूरिसडिक्शन
यहां पे यानी कि किसकी पावर कहां चलेगी, किसकी पावर कितनी चलेगी, जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, बताया था ना मैंने आप लोगों को। अब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, सब कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के आधार पे हमने 4 लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट, सेकंड नंबर पे आती है स्टेट लिस्ट, थर्ड नंबर पे आती है कॉन्करेंट लिस्ट, फोर्थ नंबर पे आती है रेसिडुअरी लिस्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लिस्ट हैं, रेसिडुअरी, कॉन्करेंट, स्टेट और यूनियन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जो देश के नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, और यूनियन लिस्ट के सारे मुद्दों पे डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि डिफेंस, आर्मी के पास कौन सी गन होगी, एयरफोर्स के पास कहां का जेट होगा, नेवी के पास कौन सी शिप होगी। फॉरेन अफेयर्स, कौन से देश से दुश्मनी रखनी है, कौन से दोस्ती रखनी है, किससे वॉर पे जाना है। बैंकिंग, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, किसको कितना लोन मिलना चाहिए, एफडी का क्या, इसका क्या, वो सब। करेंसी, देश में कौन सी करेंसी चलेगी, कौन सी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। कम्युनिकेशन, कि किस इलाके का इंटरनेट कब बंद करना है, ये तक यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, और यूनियन लिस्ट के जो मैटर होते हैं उसे यूनियन गवर्नमेंट पूरा करती है। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेती है, ठीक है सर। अब आते हैं स्टेट लिस्ट पे। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर आएंगे और वो सारी चीजें होंगी जिसको स्टेट गवर्नमेंट जिसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। तो जो पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की मानती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं मानती है पुलिस। इसके अलावा एग्रीकल्चर, भाई ऑब्वियस ही बात है, कौन से स्टेट में क्या उगेगा, कितना उगेगा, किसान को क्या छूट देनी है, क्या नहीं देनी है, ये सब कुछ स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। सिनेमा, आपने सुना होगा आपके स्टेट में फलानी मूवी जो है वो टैक्स फ्री कर दी गई, आपके स्टेट में हुई है, पूरे देश में नहीं हुई है, क्योंकि सिनेमा आपके स्टेट में कौन सी मूवी रिलीज होगी, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और चौथा है अल्कोहल। आपने देखा होगा इंडिया के कुछ स्टेट है जैसे कि बिहार और गुजरात, ड्राई स्टेट, वहां अल्कोहल नहीं बिकती है। वही कुछ स्टेट है जैसे कि गोवा, वहां पे अल्कोहल बहुत सस्ती बिकती है। तो ये स्टेट के ऊपर हाथ होता है, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि कोई चीज बेचनी है कि नहीं बेचनी है, बेचनी है तो फिर टैक्स कितना लेंगे, ये सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेट लिस्ट। तीसरे नंबर पे आ जाती है कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लेते हैं, ये दोनों मिलके लेते हैं इसके डिसीजन, कॉमन इंटरेस्ट वाले। इसको याद रखने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होकर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो पढ़ाई करता है, तो एजुकेशन आ गया। अच्छी पढ़ाई कर ली, ईमानदारी से पढ़ाई कर ली, तो हो सकता है बड़े होकर शादी होगी, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो शादी इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन किसी कारण से हो सकता है शादी अच्छी नहीं चल पाई, तो बात हुई कि चलो डिवोर्स कर लेते हैं, तो डिवोर्स इसके अंदर आएगा। लेकिन जब डिवोर्स हो गया, अब सब कुछ अकेला अकेला लग रहा है, तो फिर आपने सोचा कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते, कम से कम जीवन गुजारने के लिए काम आ जाएगा, तो अडॉप्शन भी इसके अंदर आ जाएगा। तो एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स और एडॉप्शन, ये चारों की चारों कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। ये कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, इसमें दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। लेकिन अगेन, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है और यूनियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, तो मानी यूनियन गवर्नमेंट की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। तो अब लास्ट आ जाती है रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट में वो चीजें आ जाती हैं जो छूट गई हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, आप खुद बताइए, उस टाइम पे उन्होंने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के बारे में सोचा होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा होगा, एआई के बारे में सोचा होगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचा होगा? नहीं। तो ये जो मुद्दे बच गए, जो उस टाइम पे नहीं लिख पाए, वो सबके सब रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, और ये भी सबकी सब यूनियन गवर्नमेंट के लोग इसके अंदर जो भी है उसका डिसीजन लेते हैं। इसमें सारी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो, और इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें, चैट जीपीटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब इसमें आ जाते हैं।
तो हमने जुरिस्डिक्शन बांट रखे हैं हमारे देश के अंदर, वो भी 4 लिस्ट के अंदर, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि हमारे देश के अंदर जो पावर है वो पावर इक्वली नहीं बटी हुई है। सर क्या कहने का मतलब है आपका? सच सच बोलिए, झूठ ना बोलिएगा, बता देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है दोस्त। सेंट्रल गवर्नमेंट के जस्ट नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, और कायदे से स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से कम पावर होती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में जितने स्टेट हैं, सबकी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर नहीं है। बड़ी बात बोल गया मैं तुमसे, तुमने सुनी नहीं जो। मैं तुमको ये बता रहा था कि सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेकंड नंबर पे पावर आती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन इंडिया में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनके पास इक्वल पावर नहीं है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर है। हम सर आपकी ये बात नहीं मानेंगे, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यही ट्रिक है। ये वो 4 स्टेट हैं जिनके पास बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है, जिसमें एम से आता है मेरी जान मिजोरम, ए से आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ए से आता है आपका आसाम, और एन से आता है आपका नागालैंड। तो ये वो 4 स्टेट हैं, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जिनके पास बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है। और ऐसा नहीं कह रहा ऑन पेपर मैंने उसे बोल दिया, ना ना ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 371 371 में ये चीज लिखी हुई है। अब इससे पहले तुम फूफा जी की तरह मुंह फुला लो, ये क्या बात हुई, हम मध्य प्रदेश वालों की कोई सुन ही नहीं रहा, इनको ज्यादा पावर क्यों दे दिया आपने? तो मैं बता देता हूं, इसका रीजन समझो। यहां के जो लोग हैं, यहां के लोगों का अपना खुद का एक कल्चर है, अपना खुद का एक ट्रेडिशन है, इनका खुद का एक कल्चर, इनका खुद का एक ट्रेडिशन है। और हम नहीं चाहते थे कि यहां के जो इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल हैं, इन लोगों का कल्चर और ट्रेडिशन खत्म हो जाए। साथ ही साथ जब इनको इंडिया में जोड़ने की बात हो रही थी, जब देश बन रहा था हमारा, तो इन लोगों को ये साफ बात बोली गई कि भाई हमारी आपके रिसोर्सेस पे कोई नजर नहीं है, आपके रिसोर्सेस आपके होंगे। उन्होंने कहा क्यों, बाकी स्टेट्स के तो नहीं। हमने कहा हम आपके लिए अलग प्रोविजन डालेंगे, आर्टिकल 371। इन्होंने कहा हमारा कल्चर ट्रेडिशन बाकी इंडिया से अलग है। हमने कहा हम आपके कल्चर ट्रेडिशन को नहीं छेड़ेंगे, उल्टा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा क्या गारंटी है? हमने कहा आर्टिकल नंबर 371। तो ये 4 स्टेट्स के पास बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है, इसके अलावा एक और चीज, ये 4 स्टेट के पास तो एक्स्ट्रा पावर है ही, हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट होता है, इनके पास भी एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को यूटी का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता है। मैं हर साल पढ़ाता हूं और मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चे कहते हैं काश हमसे ना पूछ ले, हमें क्योंकि आता नहीं है। मेरी जान, अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर अगर स्टेट्स की बात करें तो हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स हैं, और हमारे देश के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इस समय। एट प्रेजेंट देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है सर, 8 यूनियन टेरिटरी है, आपकी बात हमने सुन ली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? पहली बात, अगर आप स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स बहुत बड़े बड़े, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, बड़े बड़े। यूनियन टेरिटरीज इतनी बड़ी नहीं होती कि उनको स्टेट कहा जाए, इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए इनको स्टेट नहीं कहते हैं। अब सर साइज छोटा है, अब जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे 3 बड़े बड़े स्टेट्स के बीच में है दिल्ली। तो आप दिल्ली को किसी स्टेट में मैच ऐड क्यों नहीं कर देते हो? अगर ये इतना बड़ा नहीं कि स्टेट बन सके तो किसी और पहले से मौजूद स्टेट में जोड़ दो। तो यहां के लोगों का कल्चर और ट्रेडिशन वो आसपास के पड़ोस के स्टेट से अलग होता है, तो इसीलिए भी हम इनको अलग से स्टेट्स, इनको हम किसी स्टेट में नहीं मैच करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, एक तो इनका साइज स्मॉल होता है, और दूसरी बात इनका यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशन होता है। इन 2 रीजंस के कारण
हम स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को अलग रखते हैं स्टेट से। एक और डिफरेंस समझिए कि स्टेट्स के पास, अगर हम बात करें, अगर आप स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स के पास चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो स्टेट्स के जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, इनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं दोस्तों, इनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट सबके पास नहीं होते हैं। 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो हैं तो यूनियन टेरिटरीज, होना उनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहिए, लेकिन उनके पास चीफ मिनिस्टर है। उसमें आपको सबसे पहले दिल्ली देखने को मिलेगा, दिल्ली के खुद के सीएम होते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा और तीसरा पुडुचेरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरी स्टेट से अलग इसलिए होती हैं क्योंकि एक तो ये इतनी छोटी होती है कि इनको स्टेट नहीं घोषित कर सकते। दूसरी बात कि हम इनको एग्जिस्टिंग स्टेट से इसलिए मर्ज नहीं करते हैं क्योंकि यहां की जो पॉपुलेशन है वो यूनिक है। तो हम किसी एग्जिस्टिंग वालों के साथ मर्ज कर देंगे तो हो सकता है कि कलेश हो जाए। ठीक है, स्टेट्स के पास चीफ मिनिस्टर होता है, यूनियन टेरिटरीज के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इनके लीडर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। 8 स्टेट में से 3 इसका एक्सेप्शन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी। ये यूनियन टेरिटरीज होने के साथ साथ यहां पे चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है, ये 4 स्टेट्स के पास एक्स्ट्रा पावर है एज कंपेयर टू बाकी स्टेट्स। उसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज के पास भी एक्स्ट्रा पावर होती है, और यूनियन टेरिटरीज क्या होती है मैंने आपको वो बता दिया। चौथा पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी स्टेट गवर्नमेंट का से कोई पावर छीन नहीं सकती है। मैं आपको पहले पुलिस का एग्जांपल दे चुका था, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाली चीज थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों। हो सकता है एट टाइम्स, मैं कभी कभी आप लोग के कमेंट्स पढ़ता हूं तो उसमें मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि ये टीचर डिटेल में क्यों पढ़ा रहा है, अभी हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, क्या ये डिटेल में पढ़ने का वक्त है? मेरी जान एक बात समझो, तुमने कभी सोचा कि हम आपको एसएसटी रिकॉर्डेड क्यों दे रहे हैं और वॉरियर में बाकी सारी चीजें लाइव क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लाइव में ऑलरेडी आप लोगों का बहुत सारा टाइम जा रहा है, और ठीक है, वेल डिजर्व, आपको मैथ साइंस ये सब्जेक्ट्स में टाइम देना चाहिए, लाइव में आपके डाउट्स क्लियर हो पा रहे हैं। हम एसएसटी में सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं उस लिमिटेड टाइम में, और इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं। कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ती हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन सके, आपका बेस बन सके। तो अगर आपका 1-2 मिनट में एक्स्ट्रा ले लेता हूं कुछ ज्ञान की बात बताने के लिए, तो मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। अब इंडिया में मान लेते हैं कि मोदी जी डिसाइड करते हैं कि सिद्धार्थ सर श्री श्री 1008 श्री श्री 1008 सिद्धार्थ जी शर्मा, ओए होए होए, इज्जत पूरी, खुद को तो इज्जत दे सकते हैं अपन। तो श्री श्री 1008 सिद्धार्थ जी शर्मा को हम देश का नेशनल, ओए होए होए, बड़ी बात कर दी आज तो सर ने, नेशनल एसएसटी टीचर घोषित करना चाहते हैं। ना करो जनाब, ना करें, ज्यादा हो रही है। अरे लेकिन चल, अपनी क्लास। श्री श्री 1008 सिद्धार्थ जी शर्मा को नेशनल एसएसटी टीचर घोषित करना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले उनको यह लेकर जाना पड़ेगा लोकसभा के पास। अगर ये लोकसभा से पास हो जाता है तो इनको लेकर जाना पड़ेगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा के लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर वहां के लोगों ने भी हां बोल दिया तो फिर उनको प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये यहां से यहां जाएगा और फिर ये यहां से यहां जाएगा, तब जाके मैं नेशनल एसएसटी टीचर बनूंगा। ठीक बात। अब प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो कि मैं नेशनल एसएसटी टीचर बनूं। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है,
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो हम अपने अंडर में ले लेते हैं और अपनी पसंद के आदमी को प्रेसिडेंट बना देंगे और फिर सिद्धार्थ सर को नेशनल एसएसटी टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। यानी कि इसका जो डिसीजन है ये दोनों मिल के लेंगे। आ रही बात समझ में? तो भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, अगर आपको कैसे इलेक्शन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना है ये अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं इसको कॉन्करेंट लिस्ट से हटा के, आप चाहते हो कि नहीं हम चाहते हैं इसको उठा के सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया जाए, यूनियन लिस्ट में डाल दिया जाए, तो ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप ये करना चाहते हो तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको इसको लोकसभा में लेकर जाना पड़ेगा और लोकसभा में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उसमें से 2/3 मेंबर से इसको पास कराना पड़ेगा। जब ये वहां पे हो जाएगा फिर आपको राज्यसभा में लेकर जाना पड़ेगा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर से इसको पास कराना पड़ेगा। जब ये दोनों जगह से आपने पास करा लिया तो देश की जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जिसे आप हिंदी में विधानसभा कहते हो, हर स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट की। मध्य प्रदेश की खुद की है, उत्तर प्रदेश की खुद की है, बिहार की खुद की है। तो देश में जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, आधी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी आपको पास कराना पड़ेगा, तब जाके आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को कॉन्करेंट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में डाल पाओगे और फिर आप अपनी पसंद का प्रेसिडेंट बना पाओगे और फिर आप उस प्रेसिडेंट से सिद्धार्थ सर का नेशनल एसएसटी टीचर बनने का सपना पूरा करवा पाओगे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोसीजर है। तो यूनियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन यूनिलैटरली नहीं ले सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है तो उसको यह पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये चीज आप लोग को यहां पे बताई गई है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहां पे आपसे बोला गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से यूनियन लिस्ट का पार्ट क्या है बताइए। मैं आपको ये ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो वीडियो को पॉज करिए और इसी वक्त कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिखिए। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया के मैप को मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, और यहां पे दिखाया गया है कि 1951 में इंडिया कैसा था और आज की तारीख में 2025 में इंडिया का मैप कैसा है। अगर हम 2025 के इंडिया की मैप की बात करें तो अभी इस समय, या 2026 भी कह लो, तो 28 स्टेट्स है हमारे देश के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर ये है। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु अगर आप 1951 की बात करें तो उस टाइम पे हमारे देश के अंदर 27 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। 27 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। उसके बाद फिर डिसाइड किया गया कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पर हमें स्टेट्स का डिवीजन करना पड़ेगा। उससे पहले हमारे देश का कंपोजिशन ऐसा था और जब लैंग्वेज के आधार पर हमने देश बांट दिया तो ये कंपोजिशन हो गया। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात यहां पे बताई गई है कि 1956 में the boundaries of several old states were redrawn to create new states. This was done to ensure the people who speak the same language lived in the same state. 1956 से पहले कोई भी स्टेट लैंग्वेज के नाम पे नहीं बना था। उस टाइम पे एक बड़ा सा स्टेट हुआ करता था, ये वाला, ये पूरा एक हुआ करता था और इस पूरे इसको एक को कहा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी। अब अगर आप मद्रास प्रेसिडेंसी को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि जो ये वाला इलाका था यहां के लोग तमिल बोलते थे और जो ऊपर वाला इलाका था, यानी कि ऊपर वाले इलाके से मेरा कहने का मतलब है ये वाला जो इलाका था, ये वाला, यहां के लोग तेलुगु बोलते थे। तो ऊपर वाले स्टेट, ऊपर वाले इलाके के लोगों ने कहा कि हम तेलुगु बोलते हैं, ये तमिल बोलते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें अलग कर दीजिए, इनको अलग कर दीजिए, और मद्रास प्रेसिडेंसी को तोड़ के तमिल बोलने वाले लोगों के लिए तमिलनाडु और हम लोगों के लिए आंध्र प्रदेश जैसा स्टेट बना दीजिए। शुरुआत में भारत सरकार बिल्कुल नहीं मानी ये बात,
कि ना ना ना, देश के लिए ये तो यूनिटी के लिए खतरा है, साथ मिलकर रहो, भले तुम तेलुगु बोलते हो वो तमिल बोलते हैं, साथ मिलकर रहो। लेकिन धीमे धीमे करके डिमांड बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और फिर क्या हुआ कि यहां पे पोटी श्री राम मल्लू जी जो थे वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब जब तक ये नहीं होगा और आंध्र प्रदेश को अलग नहीं किया जाएगा, मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। शुरुआत में भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके इस फास्ट अनटू डेथ के कारण उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। जिसके बाद ये जो डिमांड थी वो धीमे धीमे करके अग्रेसिव होने लगी। और फिर भारत सरकार ने बोला कि नहीं नहीं भैया, दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद सबसे पहले आंध्र प्रदेश नाम का स्टेट बनाया गया। दोस्तों, यह पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था। सबसे पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था 1953 में। और उसके बाद 1956 तक आते आते तो बहुत सारे स्टेट्स बना दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, गुजराती बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात बना दिया, मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र दे दिया, कन्नड़ा बोलने वाले लोगों के लिए कर्नाटक दे दिया, मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए केरला दे दिया, तमिल बोलने वाले लोगों के लिए तमिलनाडु, तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश, उड़िया बोलने वाले लोगों के लिए ओडिशा और बंगाली बोलने वाले लोगों के लिए वेस्ट बंगाल दे दिया गया। तो पहला स्टेट बनाया गया था आंध्र प्रदेश 1953 में। और क्यों बनाया गया? पोटी श्री राम मल्लू जी जो थे वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए थे और उनकी वो जब शहीद हो गए तब जाके करना पड़ा। और 56 तक आते आते कई सारे स्टेट्स बना दिए गए। ठीक है, तो हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे कई सारे स्टेट्स बनाए हैं। अब हाउ इज फेडरेशन प्रैक्टिस इन इंडिया? अब बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। बहुत बढ़िया चीज मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आने वाले 10-15 मिनट की बस क्लास बची और ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा 15 मिनट के अंदर। अगर आप लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो मैं आपको वंस फॉर ऑल एक बात कैटेगोरिकली क्लियर कर देना चाहता हूं। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नो नेशनल। हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल ट्री है, नेशनल फ्रूट है, नेशनल स्पोर्ट है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई सी नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो तुमको जवाब देना है कि कोई भी देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो देश में हिंदी और इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेज है देश के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। अब एक बात सुनिएगा, सर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो देश का जो भी काम हो रहा है सरकारी दफ्तरों में, वो हिंदी में भी होगा और वो इंग्लिश में भी होगा। सर वाई इंग्लिश? साइमन गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंग्लिश क्यों चल रहा है, हिंदी करिए। तो दरअसल पहले यही था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, लेकिन फिर साउथ इंडिया के स्टेट्स ने कहा कि हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, हमें नहीं समझ में आती हिंदी। पॉइंट उनका भी सही है। तो भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि 1965 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों को रखते हैं। बाकी लोग को हिंदी आती है, इन लोग को इंग्लिश आती है, काम हो जाएगा। लेकिन 1965 के बाद भी डिसाइड किया गया कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको नहीं छेड़ते हैं और इसको आगे तक के लिए कंटिन्यू कर देते हैं और हिंदी और इंग्लिश को दो को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। ठीक है सर। इसके बाद आती है स्केड्यूल्ड लैंग्वेज। सर ये क्या होती है? तो अगर स्केड्यूल्ड लैंग्वेज की बात करें तो ये वो लैंग्वेज होती है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स आप दे सकते हो। तो चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप इन स्केड्यूल्ड लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। हमारे देश के अंदर इस समय टोटल 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। 22। इन 22 में से 17 लैंग्वेजेस तो आपकी नोट पे लिखी हुई हैं। आप यहां पे देख सकते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, और नोट को पलटोगे तो 15 लैंग्वेजेस यहां लिखी हुई हैं, 15 लैंग्वेजेस। सर जब 22 हैं तो 17 क्यों लिखी है, बाकी 5 क्यों छोड़ दी? बाकी 5 लैंग्वेज ऐसी थी जिसको बोलने वाले लोग बहुत कम थे, और जो लोग थे भी वो बाकी लैंग्वेजेस से समझ में आ रहा था उनको। साथ ही साथ उनकी लिखावट हो सकता है इन बाकी स्केड्यूल लैंग्वेज में से किसी एक जैसी उनकी स्क्रिप्ट। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं। मैं आपको फिर बता दूं, नेशनल लैंग्वेज हमारे देश में एक भी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश के अंदर 2 है। स्केड्यूल्ड लैंग्वेज हमारे देश के अंदर 22 है। ठीक है सर। एक और कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज होती है, अच्छा पहले स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस की मैं आपको लिस्ट बता दूं। आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी,
कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली और सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये वो 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे देश की स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे देश में इतनी सारी स्केड्यूल्ड लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है, सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी। देश की 44% के आसपास की आबादी हिंदी बोलती है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है बंगाली, 8% लोग बंगाली बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है दोस्तों मराठी, 6.86% लोग मराठी बोलते हैं। तो कंपोजिशन याद होना चाहिए, बाकी ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 22 याद कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। एक और कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज होती है जिसे कहा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज। ओए होए होए, हमारे देश के अंदर टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। कहीं लिखा होगा मैंने, मैं आपको बता देता हूं। कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु, 6 टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। सर इनमें और बाकी लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है? एक तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये देश की प्राचीन लैंग्वेजेस हैं, हजारों सालों से बोलती आ रहे हम इनको, इसलिए इनको अलग करा गया। और दूसरी बात कि ये जो लैंग्वेजेस हैं दे आर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। बाकी लैंग्वेजेस जो हैं वो इन्हीं में से निकल के आई हैं। जैसे संस्कृत में भाई को बोलते हैं भात्र, वही इंग्लिश में ब्रदर बन गया, मात्र मदर बन गया। तो भाई संस्कृत के कई सारे वर्ड ने हिंदी को, उर्दू को, बाकी लैंग्वेजेस को जन्म दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही बताया गया है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये एक तो बहुत पुरानी है इसलिए इनको कंजर्व करना जरूरी है, और दूसरा इन्होंने बाकी लैंग्वेजेस को जन्म दिया है। ठीक है, तो भारत सरकार इनके लिए लगातार फंड वगैरह, फेस्टिवल वगैरह करती रहती है इनके प्रमोशन के लिए। ये 6 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको मत याद करिएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको जो 4 तरीके की लैंग्वेजेस सिखाई उनको समझाने का मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन करने के लिए वो भी दे रखा है टेबल, तो आप इससे भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग कोalition गवर्नमेंट पे। ठीक है सर, कोalition गवर्नमेंट क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देश की जो लोकसभा है उसमें टोटल 543 मेंबर्स होते हैं। अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 543 में से 272 या उससे ज्यादा मेंबर्स आपके होने चाहिए, तभी आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो लोकसभा का इलेक्शन होता है, टोटल इतनी सीट्स पे इलेक्शन होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इतने मेंबर्स जीत जाए उसके, वो पॉलिटिकल पार्टी विनर कहलाती है। और उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो देश का अगला प्राइम मिनिस्टर बनता है 5 साल के लिए। अब हुआ क्या कि यहां पे मैं आपको बताता हूं केस 1, और मान लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 543 में से इनके 300 मेंबर जीत गए, भारतीय जनता पार्टी के 200 मेंबर जीत गए, और आम आदमी पार्टी के टोटल कितने होते हैं 543, 300 इनके जीत गए, 200 इनके जीत गए, 500 हो गए, 43 मेंबर्स इनके जीत गए। अब आप बताइए इस इलेक्शन में कौन जीता? सर इस इलेक्शन में कांग्रेस जीती, क्योंकि जीत के लिए चाहिए थे 272, इनके आ गए 300। ये पॉलिटिकल पार्टी विनर कहलाएगी और इनके जो लीडर होंगे वो देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 5 साल के लिए। ठीक सर, ये तो हो गया आपकी बात, हम समझ गए सर, बहुत ही बढ़िया पढ़ा दिया आपने। लेकिन किंतु परंतु बंधु, मान लेते हैं केस 2 पढ़ाता हूं मैं आपको, और देश में इलेक्शन हुआ और रिजल्ट कुछ इस तरीके का आया कि मान लेते हैं आम आदमी पार्टी के 200 मेंबर जीत गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी 200 मेंबर जीत गए, 200 200 400 टोटल होते हैं 543, और भारतीय जनता पार्टी के 143 मेंबर जीत गए। बताइए इस इलेक्शन का विनर कौन है? सर कोई नहीं है, क्योंकि जीत के लिए चाहिए थे 272, ना इनके 272, ना इनके 272, ना इनके 272। तो ऐसे में 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस वालों के पास जाएंगे, बोलेंगे सर ना हमारे 272 ना आपके 272, दोनों मिल जाते हैं 200 200 400 हो जाएंगे, इससे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर, आपका होम मिनिस्टर, आपका डिफेंस मिनिस्टर, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे करके सरकार बना लेंगे। तो इस तरीके की जो सरकार होती है, इस तरीके की सरकार को इंग्लिश में कोalition गवर्नमेंट कहते हैं और हिंदी में गठबंधन की सरकार कहते हैं।
ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है, देन इट इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आखिरी टॉपिक जो इस चैप्टर से मुझे आपको पढ़ाना है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर या स्टेट गवर्नमेंट से लेकर नीचे वाली गवर्नमेंट को दे दी जाए तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब पावर पापा से लेकर मम्मी को दे दी जाए या मम्मी से लेकर बच्चों को दे दी जाए, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो जब इस तरीके से पावर बट जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हमारे देश में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले सिर्फ दो ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 1992 में आए दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक आया 73rd और एक आया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 73rd लेकर आया पंचायत, वहीं 74th लेकर आया म्युनिसिपैलिटी को। ठीक है सर, ठीक है। देश की जो पहली पंचायत थी दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी वैसे तो इतना नहीं पूछता है आजकल, लेकिन तब भी आप लोग को जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में देश की पहली पंचायत बनाई गई थी, दैट टू इन द ईयर ऑफ 1959। कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत का प्रावधान आया 1992 में, और ये 1959 से पंचायत बना के बैठे हुए थे। सोचो कितने अवेयर होंगे लोग उस जगह के कि उन्होंने तभी से अपना खुद से बना लिया कि चलो अपन पावर बांट लेते हैं। इसके लिए भी गट्स चाहिए, स्पाइन चाहिए कि आप पावर बांटने का मादा रखो। ठीक है सर, अब आ जाते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि जब आप पावर ऊपर से नीचे दे देते हो तो जो नीचे वाले लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनको पास बेटर नॉलेज है अपने इश्यूज की। उनके जो भी इश्यूज है उनके पास उसकी बेटर नॉलेज है। अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ऊपर से कह दिया, क्या कह दिया कि गांव में स्केटिंग रिंक बना दी जाए जहां बच्चे स्केटिंग करेंगे। अब गांव के लोगों को स्केटिंग रिंक बना के दे दिया आपने, RINK रिंक। वहां के बच्चों के पास स्केटिंग नहीं है, तुमने स्केटिंग रिंक बना के दे दी। उनके पास पीने को पानी नहीं है, हैंडपंप की जगह आपने स्केटिंग रिंक बना के दे दी। तो भाई अगर आप एक बार उनसे पूछ लेते क्या चाहिए, तो बोल देंगे टॉयलेट बनवा दो, बिजली ला दो, या फिर अगर ये पहले से तो इंटरनेट तक पहुंच जाएंगे शायद। तो लोकल लोगों को ज्यादा पता है कि उनको क्या चाहिए। इसके बाद बताया गया है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। जब आप इस तरीके से पावर ऊपर से नीचे दे देते हो तो नीचे वाले लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लगता है हमारे पास भी पावर है और हम भी इस देश में कुछ वैल्यू रखते हैं। तीसरी बात है रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब खुद सोचो ना, देश में 140 करोड़ लोग हैं, 28 स्टेट से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर सब कुछ मोदी जी अकेले चलाने लगे तो क्या उनके ऊपर कितना बर्डन आ जाएगा। तो इसीलिए पावर अगर बांट देंगे तो उनका काम ही हल्का हो जाएगा, उनका बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और यही हमारी डेमोक्रेसी की नींव फाउंडेशन रखता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए और क्या क्या किया। तो ये तो पता है कि 73rd से पंचायत आई, 74 से म्युनिसिपैलिटी आई, और क्या किया। तो एक बात तो इन्होंने ये कही कि हम रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन कराएंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 साल में इलेक्शन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के 5 साल में इलेक्शन होंगे, और लोकल गवर्नमेंट के 5 साल में इलेक्शन होंगे। SC ST OBC के लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात रखी गई, और 1/3 सीट जो थी वो वुमेन रिजर्वेशन के लिए रखा गया। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। याद रहे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि हम लोकल गवर्नमेंट में फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन रखेंगे। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रावधान नहीं था, ये प्रोविजन नहीं था, और स्टेट गवर्नमेंट में भी ये प्रोविजन नहीं था। इवन अभी भी नहीं है। खैर बिल पास हो गया है लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ऊपर की दोनों में ये प्रोविजन नहीं था कि वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि सर व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? आपने बता दिया लोकल गवर्नमेंट, तीसरी टीयर ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट होगी, लेकिन इसके बारे में हमें और क्या पढ़ना है। तो पहली बात यहां पे ये बताई गई कि हर गांव की एक ग्राम पंचायत होती है। हर गांव की ग्राम पंचायत होती है। उस ग्राम पंचायत में 5 से 30 लोगों के बीच में मेंबर होंगे। अगर गांव छोटा होगा
तो उसकी ग्राम पंचायत में 5 लोग होंगे। अगर गांव बड़ा होगा तो उसमें 30 लोग तक हो सकते हैं, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसके अंदर 5 से 30 लोग होते हैं। जो लीडर होते हैं उनको सरपंच कहा जाता है, और जो अगर 5 में से एक सरपंच है तो बाकी 4 जो लोग होते हैं उन्हें पंच कहा जाता है। अब कैसे डिसाइड होगा कि गांव में जो 5 लोग हैं, कौन 5 लोग बनेंगे इसका मेंबर ग्राम पंचायत का, कौन सरपंच बनेंगे, कौन पंच बनेंगे? इसके लिए गांव के जितने भी 18 साल, गांव के जितने भी 18 साल या उससे ज्यादा के लोग होते हैं, जितने भी 18 साल या उससे ज्यादा के लोग होंगे, वो सब के सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप का नाम होता है ग्राम सभा। ये सब के सब मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे विच इज कॉल्ड ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स हैं, 18 साल से ज्यादा के लोग, ये एक बार इकट्ठा होंगे, ये वोट करेंगे और फिर ये ग्राम पंचायत के मेंबर्स का इलेक्शन करेंगे। तो यहां पे वोटिंग होती है दोस्तों। क्लियर हो गया? इनका काम क्या होता है? ग्राम सभा के बारे में एक चीज मैंने बताई कि जो ये ग्राम सभा है, यानी गांव के वो सारे लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो ग्राम सभा का पार्ट है। इनको कम से कम साल में 2 बार मिलना होगा, एनुअल बजट को और अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। ये सब लिखा हुआ है उसमें साफ साफ। ठीक है सर। एक गांव की खुद की ग्राम पंचायत होती है। उसी तरीके से यहां पर ये एक गांव था, उसकी ग्राम पंचायत है, ये दूसरा गांव है, उसकी ग्राम पंचायत है। तो आसपास के जितने गांव होते हैं, ये गांव नंबर 1 इनकी ग्राम पंचायत, ये गांव नंबर 2 उनकी ग्राम पंचायत, ये गांव नंबर 3 इनकी ग्राम पंचायत। और ये आस पड़ोस के जितने भी गांव होते हैं, ये मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप का नाम होता है पंचायत समिति या फिर ब्लॉक पंचायत। फिर से सुनिए, हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत, हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत, और आस पड़ोस के गांव मिलके अपनी ग्राम पंचायत का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम होता है पंचायत समिति। ठीक है? तो ये गांव नंबर 1 की ग्राम पंचायत, ये गांव नंबर 2 की ग्राम पंचायत, और क्योंकि दोनों आस पड़ोस के गांव थे तो इन दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया विच इज कॉल्ड पंचायत समिति। ठीक है? पंचायत समिति बोलो, ब्लॉक समिति बोलो, एक ही है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक गांव था, उसकी ग्राम पंचायत, यहां पे दूसरा गांव था, उसकी ग्राम पंचायत। इन दोनों का जो ग्रुप था पंचायत समिति। यहां पे तीसरा गांव था, उसकी ग्राम पंचायत, यहां पे चौथा गांव था, उसकी ग्राम पंचायत, और इन दोनों पंचायत का जो ग्रुप था उसका नाम था पंचायत समिति। अब ये पंचायत समिति और ये पंचायत समिति, इसका जो ग्रुप होगा उसको कहा जाता है जिला परिषद। ओए होए 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 होए, समझ में आया? फिर से देखो, ये गांव नंबर 1 उसकी ग्राम पंचायत, और पड़ोस का गांव नंबर 2 उसकी ग्राम पंचायत। क्योंकि आस पड़ोस के गांव थे तो इनकी ग्राम पंचायत का जो ग्रुप होता है उसे पंचायत समिति कहते हैं। अब यहां पे पड़ोस में से केवल 2 ही गांव थे तो 2 ग्राम पंचायत के ग्रुप ने पंचायत समिति बनाई है। उसी तरीके से यहां जाइए, ये गांव नंबर 3 इनकी ग्राम पंचायत, ये गांव नंबर 4 उनकी ग्राम पंचायत। अब क्योंकि केवल ये 2 ही गांव आस पड़ोस थे तो इनका जो ग्रुप बना वो बना पंचायत समिति। अब ये पंचायत समिति, ये पंचायत समिति और इसके आसपास की जितनी भी पंचायत समिति है उनका जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं जिला परिषद। और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है? तो अगर अभी भी आपको समझ में ना हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बैक करिए, 5 मिनट का बैक करिए और आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो तुरंत बैक करके अभी देख ले दोस्त। अब बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे एक बात बताओ, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्यादा बड़ा वर्ड कौन सा है? सर ज्यादा बड़ा वर्ड तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो ज्यादा बड़े जो शहर होते हैं, टियर 1 सिटी, जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होती है, 10 लाख से ज्यादा होती है, वहां पे उन शहरों में बनाया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और छोटे वर्ड को लिया गया है छोटे शहरों के लिए जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम है। तो जैसे कोई ऐसा शहर है, छोटा मोटा शहर है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 7-8 लाख पॉपुलेशन है, तो वहां म्युनिसिपैलिटी होगी। लेकिन अगर 15-20 लाख पॉपुलेशन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लीडर होते हैं उन्हें मेयर कहा जाता है, महापौर, और म्युनिसिपैलिटी के जो लीडर होते हैं उन्हें चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो ये छोटे मोटे डिफरेंस है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है? आखिरी, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? सर एडवांटेज आपने बताए, लोकल लोगों को बेटर नॉलेज होती है, उनको भी लगेगा कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब आपने बताया।
क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? बिल्कुल है। पहला, कई बार लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती है। अब गांव में गांव वालों को पता ही नहीं है कि उनकी क्या क्या पावर्स हैं, बेचारों को उनको पता ही नहीं कि पावर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण हो सकता है कि वो डिसीजन सही से ना ले पाए। पावर आ गई है लेकिन डिसीजन नहीं आप ले पाने हैं। इसके बाद आता है मिसयूज ऑफ फंड्स एंड पावर्स। ये भी देखा गया है कि गांव में, पंचायत में हो सकता है कि फंड्स आए ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट से कि कुआं खुदवा लेना, और पंच साहब ने या सरपंच साहब ने मिलकर वो पैसा खा लिया, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखी गई है। तीसरा, अनइवन डेवलपमेंट। एक वो सीरीज आई थी पंचायत, तो उसमें जो प्रधान जी थे वो अपने जहां उनका घर था वहां पे उन्होंने सारे सोलार पैनल्स लगवा लिए और बाकी फुलेरा में अंधेरा था। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके अलावा पुअर कोऑर्डिनेशन। अब भाई आपस में कोऑर्डिनेट करना है, लोकल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना है। ये कोऑर्डिनेशन कई बार ठीक नहीं होता। और लास्ट बताया गया है लिमिटेड रिसोर्सेज। इनके पास ज्यादा पावर नहीं होती है। छोटा मोटा वाटर टैक्स, इन वो प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसे छोटे मोटे टैक्स से इनके पास जो पैसा आता है बस ये उससे काम करते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन से अपन देखते हैं कि हमने जो अभी चैप्टर पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं। सबसे पहला ये है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल बताइए। होल्डिंग टुगेदर, पकड़ के रखने वाला, फोटो याद करो। उसमें इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, SBI। आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। कर दिया दोस्त। इसका सही जवाब है इंडिया, क्योंकि S से आता था स्पेन, B से आता था बेल्जियम, I से आता था इंडिया, तो इंडिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाए तो इसको डिस्प्यूट को कौन डिसॉल्व करवाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इन दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करवाता है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं वो चीज, जरा इसको यहां पे देख लीजिएगा ध्यान से, कि इंडिया में सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, वो याद आ गया ये मुझे अभी। उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट। अब यहां पे ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो इलेक्शन करवाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। लेकिन किंतु परंतु अगर आप बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की, यानी कि पंचायत की या म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो इसका इलेक्शन कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले। स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई थी, मैंने सोचा कि याद आ गया तो तुरंत मैं आप लोग को बता दूं। खैर, तो हम लोगों ने ये सारा कर लिया, ये सारा कर लिया, ये सारा कर लिया। अब हम यहां पे आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2012, 13, 19 में पूछा गया है। लोकल गवर्नमेंट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। तो पहले बताइएगा कि लोकल गवर्नमेंट ने क्या इंपैक्ट डाले और फिर बताइएगा कि क्या डिफिकल्टी है। तो उसमें आप वो सारे पॉइंट लिख के आ जाना कि फंड्स नहीं है, या प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो सब लिख के आइएगा। ये वाला क्वेश्चन 11, 12, 13 में पूछा गया था, हाउ आर पावर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो इसमें आप सारे पॉइंट लिख के आ सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग लिस्ट होती है, अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है, वो सब लिख के आइएगा। फिर 5 मेन फीचर विच मेड इंडिया फेडरल कंट्री, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये क्वेश्चन 10, 11, 12, 15 बहुत पूछा गया। देयर इज अ हाई चांस कि इस समय आपके सामने बोर्ड पर जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में है। चैप्टर लेंथी है, लेकिन टॉपिक अगर आप ध्यान से देखो तो 3-4 टॉपिक ही हैं, बस वही आते हैं एग्जाम में। फेडरलिज्म की डेफिनेशन पूछ लेगा 2 नंबर के लिए, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म पूछ लेगा, की फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म पूछ लेगा, और उसके बाद फिर वो सब आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन के और ये सब वगैरह। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मिस मत करके जाइएगा, इनको जरूर करके जाइएगा। इसी के साथ 5 डे चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल साइंस का आज आप लोगों ने डे नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने यहां तक ये वीडियो पूरा देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएगा डे 2 कंप्लीटेड।
मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वो ये चैप्टर और उससे पहले ज्योग्राफी के सारे 6 चैप्टर्स और हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर उनको चेकआउट करिएगा। अब हम मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, जो कि है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज के लिए केवल इतना ही बच्चों। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो नीचे छोटा सा एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।